नमस्कार। हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज की वीडियो कक्षा 9वीं के लिए है। कक्षा 9वीं के लिए हम एक सैंपल पेपर लेकर आए हैं जिसमें मैंने विस्तार से आपको प्रश्न पत्र का प्रारूप भी बताया है, साथ ही साथ प्रश्न पत्र को हल करने का प्रारूप भी बताया है कि आप सही उत्तर किस प्रकार से लिख सकते हैं। बिना देरी किए हम प्रश्न पत्र दोहराना शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको कुल 5 खंड दिए गए हैं, जिसमें से जो हमारा खंड क है वो व्याकरण से संबंधित है। उसमें व्याकरण के ही प्रश्नोत्तर हैं, जिसमें से 2-2 अंक के अनुसार 14 अंक के आपके व्याकरण के उपविषय, एक निबंध जो कि 5 अंक का है, एक प्रार्थना पत्र जो कि 5 अंक का है। इसके अनुसार हमारा खंड क कुल 24 अंकों का है। तो पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के यथा निर्दिष्ट उत्तर दीजिए। क प्रश्न देखिए, कर्मधारय समास किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। जिस समास में दोनों पदों के मध्य विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नील गगन, नीला है जो गगन, तो यहाँ पर गगन की विशेषता क्या बताई है कि वो नीले रंग का है। ख प्रश्न है, क्ष व्यंजन किन 2 ध्वनियों से बना है, तो यहाँ पर देखिए क स्वर रहित और श स्वर सहित। ग प्रश्न, संकल्प शब्द से उपसर्ग छांटे, तो उपसर्ग होगा सम। इसी का दूसरा उपभाग, दोनों प्रश्न यहाँ पर 1-1 अंक के हैं। अड़ियल शब्द से प्रत्यय अलग करें, तो यहाँ पर प्रत्यय होगा इयल। घ प्रश्न है, गृह और घोड़ा इन दोनों शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो गृह का क्या लिखेंगे आप, घर, सदन, आलय। घोड़ा के अश्व, तुरंग, बाजी, है। आप इनमें से कोई भी 2 लिख सकते हैं। मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अंधे की लाठी एकमात्र सहारा, श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी के समान था। आंखें खुलना, होश आना, फेल होने पर राम की आंखें खुल गई। च प्रश्न, उपमा अलंकार की परिभाषा सोदाहरण लिखिए। मतलब 1 अंक आपकी परिभाषा का है और 1 अंक आपका उदाहरण का है। जहां पर रूप गुण आदि की समानता के आधार पर किसी साधारण व्यक्ति वस्तु प्राणी की तुलना किसी प्रसिद्ध व्यक्ति वस्तु प्राणी से की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, कि पीपल के पत्ते के समान मन झूम उठा। पहले प्रश्न का अंतिम उपभाग, वाक्य को परिभाषित करें व रचना के आधार पर भेद लिखें। यानी कि 1 अंक आपका परिभाषा का है और 1 अंक आपके भेदों के नाम का है। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। प्रश्न संख्या 2, यहाँ पर आपको 5 उपविषय दिए गए हैं। इनमें से आप जिस भी विषय पर अच्छे प्रकार से लिख सकते हैं आप उसे एक निबंध को लिखिएगा। प्रश्न संख्या 3, फीस माफी हेतु मुख्य अध्यापक को पत्र लिखें अथवा नव वर्ष की शुभकामना के लिए मित्र को पत्र लिखें। तो यहाँ पर आपको एक औपचारिक पत्र मिलेगा परीक्षा में और एक अनौपचारिक पत्र मिलेगा, लेकिन उसके प्रारूप को आप ध्यान पूर्वक पढ़ कर जाइएगा और बीच का मैटर जो भी आपको विषय के अनुरूप पूछा जाए आप उसे उसमें लिख दीजिएगा। लेकिन प्रारूप आप अच्छे प्रकार से देख कर जाइएगा, अच्छे प्रकार से याद करके जाइएगा। अब हम दूसरे खंड की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा खंड ख काव्य खंड से लिया गया है। इसमें से आपसे 6 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। 5 अंक आपके काव्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर के लिए है। इसके पश्चात काव्य सौंदर्य 3 अंक का और अंत में 2 प्रश्न आपके 3-3 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपका क्षितिज पुस्तक का जो काव्य खंड है वो 20 अंकों का है। तो प्रश्न संख्या 4 देखिए, क्षितिज के काव्य खंड के आधार पर बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मनुष्य किस कारण ईश्वर को भुलाए हुए है। सही जवाब होगा पखापखी के कारण, कि पक्ष और विपक्ष के कारण, कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, इसी झगड़े में पड़कर लोग ईश्वर को भूल बैठे हैं। कवयित्री किस सेतु पर खड़ी थी, तो इसका सही जवाब होगा सुषुम्न सेतु पर। कवयित्री कहती है कि सुषुम्न सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आहा। तो कवयित्री सुषुम्न सेतु पर खड़ी थी। प्रश्न संख्या 3, संकट सागर पर अपने चमकीले गीतों को कौन तैराता है, तो यहाँ पर सही जवाब है कोयल। प्रश्न संख्या 4, आम के पेड़ की शाखाएं किससे लद गई थी, मंजरियों से। ग्रामश्री कविता में कवि का वर्ण विषय क्या है,
सही जवाब होगा प्रकृति चित्रण। छठा प्रश्न, बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता के रचयिता का नाम बताइए। तो इसका सही जवाब है राजेश जोशी। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मानुष हो तो वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के गवारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कुल कदम की डारन। तो इसमें कवि कहते हैं कि यदि मुझे मनुष्य का जन्म मिला तो मैं गोकुल गांव की गवाले के रूप में रहना चाहता हूँ, और अगर पशु बना जिस पर मेरा कोई वश नहीं होगा तो मैं बाबा नंद के गायों के बीच में चरना चाहता हूँ, और पत्थर बना तो उसी पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ जिसे इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण किया था। और अगर पक्षी बना तो मैं अपना बसेरा यमुना नदी के किनारे स्थित कदम के पेड़ की डाली को ही बनाना चाहता हूँ। तो इस पर आधारित प्रश्नोत्तर देखिए। इसमें आपसे व्याख्या नहीं पूछिए, सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है ताकि आपके प्रश्नोत्तर आसान हो जाए। कवि एवं कविता का नाम लिखिए। कवि इसके रसखान है और कविता है रसखान के सवैये। अगले जन्म में मनुष्य के रूप में जन्म लेने पर कवि कहाँ निवास करना चाहता है? गोकुल गांव के ग्वाले के रूप में। अगले जन्म में पशु बनने पर कवि किसकी गायों के बीच में चरना चाहता है? बाबा नंद की गायों के बीच में। अगले जन्म में पक्षी बनने पर कवि कहाँ बसेरा करना चाहता है? यमुना नदी के किनारे स्थित कदम के पेड़ की डाली पर। और वहीं पर क्यों? क्योंकि उसी पेड़ के नीचे ही श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे। उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए ही वो वहीं पर अपना बसेरा बसाना चाहते हैं। अंतिम प्रश्न, प्रस्तुत काव्यांश का प्रसंग लिखिए। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि रसखान श्री कृष्ण के प्रति अपना अनन्य प्रेम दर्शाते हैं कि चाहे किसी भी रूप में हो लेकिन उन्हें श्री कृष्ण का सानिध्य चाहिए। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित काव्यांश का भाव व काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम। मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। तो इसको एक तो आपको मीनिंग लिखना है और दूसरा इसका काव्य सौंदर्य बताना है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि परमात्मा न तो काबा में है, अर्थात जो मुस्लिम का पवित्र तीर्थ स्थल है वहाँ पर, और ना ही काशी में, अर्थात जो हिंदू अपना पवित्र तीर्थ स्थल मानते हैं काशी को, ना तो भगवान वहाँ पर निवास करते हैं, क्योंकि राम ही रहीम है। उस ईश्वर को हम जाति और संप्रदाय के आधार पर नहीं बांट सकते हैं। काव्य सौंदर्य देखिए, इसमें सधुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है, दोहा छंद है, प्रसाद गुण है, शांत रस है और वर्णनात्मक शैली है। और एक और पंक्ति आप लिख सकते हैं, सहज सरल प्रवाहमयी भाषा का प्रयोग किया गया है। प्रश्न संख्या 7 देखिए, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? तो इसके जवाब में आप क्या लिखेंगे कि मनुष्य ईश्वर को मंदिर मस्जिद, काबा पवित्र तीर्थ स्थल, कैलाश पर्वत आदि विभिन्न प्रकार के क्रिया कर्म में, योग वैराग्य आदि में ढूंढता फिरता है। दूसरा प्रश्न देखिए, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? कोयल की कूक सुनकर कवि को ऐसा लगा जैसे वह पागल हो गई है। वह कवि को कोई महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए आई है, कवि को निरंतर लड़ते रहने की प्रेरणा देना चाहती है, या फिर कवि को ऐसा लगता है कि उसने जंगल में उठने वाली आग की लपटों को देख लिया है, अर्थात क्रांति की लपटों को देख लिया है, जिसकी सूचना देने के लिए वह आधी रात के समय चीख रही है। अब आते हैं हम तीसरे खंड की ओर, खंड ग। इसमें गद्य खंड पर आधारित है ये 6 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न, 5 अंक गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर, 5 अंक का लेखक परिचय और 2-2 अंक के 4 अंक के आपके प्रश्नोत्तर हैं। तो एमसीक्यूज देखिए, नीलामी में हीरा मोती को किसने खरीदा? एक डडियल व्यक्ति ने। वो बैल किसके थे? वो झूरी के बैल थे, लेकिन दुर्भाग्य से वो रास्ता भटक गए और उन्हें कांजी हाउस में बंद कर दिया गया और बाद में उनकी नीलामी की। नीलामी में एक डडियल व्यक्ति ने उसे खरीदा। दूसरा प्रश्न, राहुल सांकृत्यायन का जन्म किस वर्ष हुआ? तो सही जवाब है 1893। तीसरा प्रश्न, लेखक के अनुसार अब सुख किस में मिलता है? तो सही जवाब है उपभोग भोग में। प्रश्न संख्या 4, सालिम अली की पत्नी का क्या नाम था? सालिम अली की पत्नी का नाम था तहमीना। लेखक ने प्रेमचंद की अधूरी मुस्कान में क्या अनुभव किया?
सही जवाब होगा व्यंग्य। झूरी के बैल किस जाति के थे? तो वो पछाई जाति के थे। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उस दिन जब बापू के पास मैं गई तो अपना कटोरा भी लेती गई। मैंने कटोरा निकालकर बापू को कहा, कविता सुनाने पर मुझको यह कटोरा मिला है। कहने लगे, अच्छा दिखा तो मुझे। मैंने कटोरा उनकी ओर बढ़ा दिया तो उसे हाथ में लेकर बोले, तू देती है इसे? अब मैं क्या कहती। मैंने दे दिया और लौट आई। दुख यह हुआ कि कटोरा लेकर कहते कविता क्या है, पर कविता सुनाने को उन्होंने मुझसे नहीं कहा। पाठ व लेखक का नाम बताइए। पाठ है मेरे बचपन के दिन और लेखिका महादेवी वर्मा। उस दिन जब लेखिका बापू से मिलने गई तो साथ में क्या लेती गई? तो साथ में वो अपना कटोरा भी लेती गई। लेखिका को कटोरा कैसे मिला था? तो उन्होंने कविता सुनाई थी और उस कविता के इनाम स्वरूप उन्हें कटोरा मिला था। बापू ने कटोरा हाथ में लेकर लेखिका को क्या कहा? उन्होंने कहा कि तू देती है इसे। लेखिका को किस बात का दुख हुआ? लेखिका को कटोरा देने पर दुख नहीं हुआ, अपितु उन्हें दुख इस बात का हुआ कि बापू ने एक बार भी उनसे ये नहीं कहा कि तूने कौन सी कविता सुनाई थी। प्रश्न संख्या 10, प्रेमचंद अथवा हरिशंकर परसाई का परिचय देते हुए उनकी रचनाओं, साहित्यिक विशेषताओं और भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर आपको दोनों में से एक परिचय लिखना है, लेकिन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए लिखना है, तभी आपको पूरे अंक मिल पाएंगे। उनकी जीवन से संबंधित, उनकी रचनाओं से, उनकी साहित्यिक विशेषताएं और उनकी भाषा शैली, जब आप संपूर्ण परिचय लिखेंगे तभी आपको पूरे अंक मिल पाएंगे। प्रश्न संख्या 11, लेखक के अनुसार जीवन में सुख का क्या अभिप्राय है? मतलब सुख से क्या मतलब है? लेखक के अनुसार जीवन में सुख से अभिप्राय केवल उपभोग भोग से नहीं है। हार्दिक आनंद, मानसिक सुख शांति, शारीरिक आराम और संतुष्टि भी सुख की श्रेणी में आते हैं। आजकल विलासितापूर्ण वस्तुओं का उपभोग ही सुख की परिधि में शामिल किया जाता है, जिससे अधिक से अधिक वस्तुओं के उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन लेखक सुख को उपभोग सुख तक सीमित नहीं समझता है। दूसरा प्रश्न देखिए, अपनी तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जैसे लेखक को भिखारी के वेश में यात्रा करनी पड़ी, डाकू का भय बराबर बना हुआ था, 5 साल बाद उसी रास्ते से लौटे तो आवास की असुविधा हुई, भौगोलिक जानकारी न होने के कारण वो रास्ता भटक गए थे, उन्हें कोई भार वाहक नहीं मिला जिसके कारण उन्हें अपना सामान स्वयं ढोना पड़ा, अधिक ठंड और कड़ी धूप का सामना करके मौसम की मार झेलनी पड़ी और 16-17 हज़ार फीट ऊंचे पर्वतों को लांघना पड़ा। थोड़ा बहुत समय ऐसा भी आया जब उन्होंने चाय और सत्तू को खाकर पेट भरा। घ विकल्प देखिए, जो कि आपकी कृतिका पुस्तक के आधार पर है, जो कि 6 अंक की है। 3-3 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको 3 प्रश्न दिए जाएंगे। 3 में से आप कोई भी 2 जो आपको अच्छे प्रकार से आते हो आप उन्हें लिख सकते हैं। पहला प्रश्न है, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका का प्रयास सराहनीय है। लेखिका जब कर्नाटक के छोटे से बागलकोट में रह रही थी, छोटा सा कस्बा था बागलकोट, वहां पर रही तो उन्होंने पाया कि वहां पर कोई ढंग का स्कूल ही नहीं है। जब लेखिका के दोनों बच्चे स्कूल जाने की उम्र में पहुंच चुके थे तो उन्हें एक अच्छा विद्यालय खुलवाने की वहां पर इच्छा जाहिर की। इसके लिए उसने कैथोलिक बिशप से मदद मांगी और प्रार्थना की, लेकिन वो तुरंत तैयार नहीं हुए। तब स्वयं लेखिका ने वहां के कुछ लोगों को साथ में लेकर एक अच्छा प्राइमरी स्कूल खुलवाया ही नहीं, बल्कि उसे कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलवाई, जिसमें अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं उन्होंने स्वयं पढ़ाई। उस विद्यालय में लेखिका तथा अन्य सरकारी अफसरों के बच्चे भी पढ़ते थे, जो अन्य बड़े स्कूलों में भर्ती होने के काबिल बने। दूसरा प्रश्न, रीढ़ की हड्डी एकांकी का क्या उद्देश्य है? प्रस्तुत एकांकी को लिखने का एक उद्देश्य है। एक दिन लेखक अपने मित्र के घर गए हुए थे। वहां पर उन्हें उनकी बेटी को लड़के वाले देखने के लिए आने वाले थे, और जैसे ही लड़के वाले आए तो उन्होंने उनकी बेटी का मोल भाव किया, जिससे लेखक तिलमिला उठे। वो चाहते थे कि नारी को समाज में उचित सम्मान मिले, और जो बातें समाज को वो बताना चाहते थे उन्होंने
के माध्यम से कहा है। जब वर पक्ष के लोग वधू को नजरों की तराजू में तोलते हैं, मूल भाव करते हैं, तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जो बातें उनके मित्र की बेटी नहीं कह पाई, पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी चुप रही, उस घुटन से निजात पाने के लिए लेखक ने इस एकांकी को समाज के सामने रखा, ताकि नारी अपने अधिकारों के प्रति सजग रहे और समाज में उसे उचित सम्मान मिले। तो यहाँ पर आपको प्रश्न तो 2 ही करने हैं। अभ्यास के लिए यहाँ पर तीनों ही प्रश्नों के जवाब दे दिए हैं। जब लेखक को यह एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है, तो उसने क्या क्या प्रबंध किए। जब लेखक को यह एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है, तो उसने अपनी पत्नी को कहा कि सिलेंडर का क्या हाल है। तो पत्नी ने कहा कि सिलेंडर में मीटर वूटर नाम की तो कोई चीज़ नहीं होती, कैसे बताऊं। तो उन्होंने अनुमान से ही सिलेंडर के अलावा ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी, कंपोज की गोलियां, सभी कुछ एकत्रित कर लिए और बाढ़ की प्रतीक्षा करने लगे। अंतिम खंड देखिए, जो कि आपकी नैतिक शिक्षा की पुस्तक से है, जिसमें से आपसे 3-3 अंक के 2 बड़े प्रश्न पूछे जाएंगे और 4 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, सीप के मुख में गिरकर वर्षा की बूंद क्या बन जाती है। तो सही जवाब है मोती। विनोबा भावे निम्नलिखित में से किस आंदोलन के प्रणेता के रूप में जाने जाते हैं। तो सही जवाब है भूदान। तीसरा प्रश्न, जो जैसी संगति करता है वो वैसा ही फल पाता है, यह कथन किसका है। यह कथन महात्मा गांधी जी का है। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कृष्ण परमहंस। अब बड़े प्रश्नों पे आते हैं। 2 बड़े प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। पहला है, बिना सोचे विचारे काम करने का क्या परिणाम होता है। मतलब जो आदमी बिना सोचे समझे काम करता है तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है। बिना सोचे समझे काम करने का परिणाम मात्र पश्चाताप होता है। मतलब जो बिना सोचे समझे काम करता है बाद में उसे पछताना पड़ता है। सोचे समझे बिना काम करने से व्यक्ति का काम बिगड़ जाता है और वो हंसी का पात्र बनता है और उसके दिल को भी चैन नहीं मिलता। तात्पर्य क्या है कि अगर व्यक्ति सोच समझकर पूरी प्लानिंग के साथ काम करेगा तो उसका काम अच्छा होगा और उसका परिणाम भी अच्छा निकलेगा। लेकिन बिना सोचे समझे काम करने का परिणाम होता है पश्चाताप ही करना पड़ता है अंत में। प्रश्न संख्या 2, किस घटना से पता चलता है कि रामकृष्ण परमहंस बचपन से ही दृढ़ निश्चयी थे। कौन सी वो ऐसी घटना थी जिसके कारण उनके दृढ़ निश्चयी स्वभाव का पता लगता है। बचपन में रामकृष्ण के गांव में एक धनी शूद्र ने उनसे आग्रह करके यह वचन ले लिया कि यज्ञोपवीत के समय वे सबसे पहले उसी का दान स्वीकार करेंगे। जब उनके बड़े भाई रामकुमार को इस बात का पता चला तो वो परेशान हो गए। उन दिनों में क्या प्रचलन था कि कोई भी ब्राह्मण जो है शूद्र से दान नहीं ले सकता, ये एक असंभव कार्य था। उन्होंने रामकृष्ण को समझाया, लेकिन वो तो अपने वचन से टलने वाले नहीं थे और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हुए उन्होंने उसी धनी शूद्र से पहला दान स्वीकार किया। इस घटना से पता चलता है कि रामकृष्ण परमहंस बचपन से ही दृढ़ निश्चयी थे। यहीं पर हमारा ये सैंपल पेपर समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसे दोहराएंगे ताकि परीक्षा में आप अच्छे अंक हासिल कर सकें। आपकी परीक्षा दिनांक 22 फरवरी को है। अभी हमारे पास लगभग 1 सप्ताह है, तो आप इसका अभ्यास कीजिए और अधिक जानकारी के लिए चैनल पर दी गई वीडियोस को ध्यानपूर्वक देखिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।